students, I am Alok Sharma, science teacher of New Scientist Stephen Public School, Unit 3rd, Agra. Today I am going to discuss the 10th class chemistry chapter, metals and not metals. And in this chapter, we will study about the physical and chemical properties of metals and non-metals, and how the metal occurring and how the metal is extracted from their ore. So let's start. What are the physical properties of metal? So you have already learned about the physical properties. The easiest way to start grouping substance by comparing their physical properties. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, और वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं लास्ट अपनी क्लासेस में, कि किस तरीके से ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं एक दूसरे के साथ में डिफ्रेंशिएट करती हैं, एक मेटल से दूसरे मेटल में या एक मेटल से दूसरे मेटल में, ये अपने आप को शो करती हैं. तो द सैम्पल ऑफ फॉलोइंग मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर मेटल इज़ ईजिली अवेलेबल. यानी कि ये हमारे जिसको बोल सकते हैं कि यूजुअली लाइफ या डेली लाइफ के मेटल्स हैं, जिससे हमारा रोज़ मतलब कि यूज़ भी रहता है. तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे कि टेक अ पीस, अगर जैसे यहाँ पे एक एक्टिविटी की बात करें तो टेक अ पीस ऑफ आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर. प्लेस एनी वन मेटल ऑन द ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 or 5 टाइम्स विद हैमर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? मतलब अगर हम एक पीस लें आयरन का, जिंक का, फिर उसको 4 या 5 टाइम हैमर करें, जिसकी वजह से वो क्या होगा, एक शीट में कन्वर्ट होने लग जाएगा. इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मेटल्स होते हैं इनमें प्रॉपर्टी जो होती है वो मेलिबिलिटी की होती है, यानी कि इट कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स. इसी तरीके से वायर भी बन सकते हैं इनके. तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी. यानी कि डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि इनको जब भी मेटल्स को, जैसे हमने देखा है कि कॉपर के वायर्स बनते हैं होम अप्लाइंसेस, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस के लिए, और देखा है कि हमने जैसे ये जो वायरिंग है उसमें एल्यूमिनियम की भी वायरिंग होती है. तो ये प्रॉपर्टी मेटल की डक्टिलिटी कहलाती है कि द एबिलिटी टू मेटल इट कन्वर्ट इनटू द वायर्स. तो गोल्ड सबसे ज़्यादा मोस्ट डक्टाइल मेटल होता है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड. यानी कि 1 ग्राम गोल्ड से, यानी कि गोल्ड की जो डक्टिलिटी है वो इतनी है कि 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबा एक वायर बना सकते हैं. तो दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, उसमें भी गोल्ड का. इट इज़ बिकॉज their malleability, ductility, their metal can be given a different shapes according to our needs. इसीलिए देखा होगा कि जो मेटल है, जो गोल्ड मेटल है, उसको हम किसी भी ऑर्नामेंट के शेप में उसको डाल लेते हैं. तो ज्वेलरी के केस में तो केवल इसी प्रॉपर्टी की वजह, क्योंकि उसकी डक्टिलिटी काफ़ी अच्छी है. ऐसे ही कुछ मेटल्स हैं, जैसे कुछ कुकिंग वेसल्स में यूज़ होते हैं, और क्यों यूज़ होते हैं सबका एक अपना अपना रीज़न है, अपना अपना एक तरीका है. अब बात करते हैं कि मेटल्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. तो जैसा हमने देखा कि इसके एक एंड पे हमने मेटल का पीस लगाया है, देन उसको हीट कर रहे हैं, और यहाँ पर जो वैक्स के थ्रू एक पिन को जोड़ के रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पर ये जो पिन है इसको वैक्स के थ्रू जोड़ के रखा हुआ है इस मेटल के पीस से. तो और इसके एक साइड से हम यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं. तो सीधी सी बात इसमें यह है कि जैसे इस मेटल को पीस को गर्म करेंगे तो मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. तो वो हीट ट्रांसफ़र होगी वन एंड से अनदर एंड पे, जिसकी वजह से ये जो वैक्स की लगी हुई जो पिन है वो हीट की वजह से द्वारा नीचे की तरफ आ जाएगी. इससे ये शो होता है कि मेटल कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो मेटल है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. जैसे इस समय हम इसमें देख सकते हैं, यू हैव मस्ट सीन दैट द वायर दैट कैरी करंट इन योर होम्स हैव कोटिंग विथ PVC. हमने ये देखा है कि जो PVC, यानी कि PVC इट इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीमर प्लास्टिक जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड. ये पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है रबड़ लाइक मटेरियल जिसकी कोट करते हैं वायरिंग के ऊपर, ताकि डायरेक्ट हमारा जो हाथ है वो वायर से टच ना हो, इलेक्ट्रिकल वायर से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए. तो अगर यहाँ पर हमने क्या किया है, बैटरी के साथ में इसके 2 वायर पे अगर A और B एंड पे हमने मेटल लगा दिया, और इन मेटल्स को अगर आपस में क्लोज करेंगे तो ये बल्ब ग्लो कर जाएगा. इसका मतलब क्या है कि मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. कैन यू नाउ से वाई स्कूल्स आर मेड ऑफ metals?
अगर हम इसमें बात करें कि स्कूल की जो बेल्स होती हैं वो मेटल्स की क्यों बनती है, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी जिसको हम सोनोरस बोलते हैं, यानी कि वो जो है साउंड को वाइब्रेशन ज़्यादा क्रिएट करते हैं और वो साउंड दूर तक जाती है, इसीलिए स्कूल बेल्स में इसको यूज़ करते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स का जस्ट इसका वही प्रॉपर्टी रहती है कि इसमें ऑल मेटल, यानी कि इन प्रीवियस लेक्चर क्लास यू हैव लर्न देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल एज कम्पेयर टू मेटल। सम ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, जैसे जो नॉर्मली तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल के, जैसे कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड्स, गैसेज एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड, यानी कि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो एक अपने लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गैसेस होते हैं या सॉलिड होते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वही अपोजिट रहती हैं जो प्रॉपर्टीज़ किसकी होती हैं, मेटल्स की। जैसे मेटल्स आर गुड कंडक्टर, तो नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन सोनोरस होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं कंपेयर देन उसके, जैसे हम सोडियम और पोटेशियम की बात करें। तो अगर इसमें बात की जाए तो अगर ये टेबल है, जैसे एलिमेंट है, अगर इसका बात करें हम सोडियम, तो सोडियम का सिंपल Na, टाइप ऑफ सरफेस सॉफ्ट रहेगी, उसकी हार्डनेस भी क्या है, बिल्कुल लो रहेगी, मेलेबिलिटी लो रहेगी, डक्टिलिटी भी उसकी लो रहेगी, नॉन कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का है, और सोलिडिटी भी बिल्कुल नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स नॉन मेटल्स की वो बिल्कुल अपोजिट है मेटल्स से। तो ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड रूम टेम्परेचर। केवल मरकरी को छोड़ दें, यानी मरकरी को अपने रूम के अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं अपने रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। लेकिन बाकी की जो मेटल्स होते हैं बाकी के जो मेटल वो सॉलिड होते हैं, लेकिन मरकरी जो है अपने रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। जो और बाकी के जो मेटल्स होते हैं उनका हाई बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। बट गैलियम एंड सीजियम हैज़ वेरी लो, लेकिन गैलियम और सीजियम मेटल्स ऐसे हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है। दिस टू मेटल विल मेल्ट इफ़ यू कीप देम इन योर पाम, यानी कि अगर आप अपने हाथ में भी ले लेंगे तो ये मेटल्स ये क्या होने लग जाएंगे, मेल्ट होने लग जाएंगे। आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल बट इट इज़ लस्ट्रस, यानी कि आयोडीन एक नॉन मेटल है बट वो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, लस्ट्रस, शाइन करने की। कार्बन इज़ अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिट डिफरेंट फॉर्म, यानी कि कार्बन जो है डायमंड के रूप में भी पाया जाता है। एन एलोट्रॉप कार्बन इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, यानी कि ये जो डायमंड है कार्बन का एक एलोट्रॉप है जो कि पूरे वर्ल्ड में हार्डेस्ट सब्सटेंस के नाम से नोन है। अनदर सब्सटेंस नोन एज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, ग्रेफाइट इज़ द अनदर एलोट्रॉप इज़ द कार्बन दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन एक्सेप्ट ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट केवल कुछ हद तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन बाकी के कार्बन एलोट्रॉप जो है वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Alkali metals like lithium, sodium, potassium are so soft and that they can be cut with a knife. और जो एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे बेस जैसे कि अब इसकी बात करें एल्कली मेटल्स की, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सॉफ्ट होते हैं। दे कैन बी कट विद अ नाइफ, नाइफ से कट कर तो ईजिली हो सकते हैं। लो डेंसिटी है, लो मेल्टिंग पॉइंट है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लासीफाई एज अ मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टी। और मेटल्स नॉन मेटल्स के इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहार पर भी इनको डिवाइड किया गया है। जैसे मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि जब भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा मेटल ऑक्साइड यानी एमओ बनाता है। अब ये जो मेटल ऑक्साइड है वो या तो एसिडिक होती है या बेसिक होती है या इन दोनों की तरह एम्फोटेरिक होती है। तो बेसिकली कौन एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, कौन बेसिक ऑक्साइड बनाता है, तो जब भी मेटल्स की बात करें तो मेटल्स जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और नॉन मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ जब भी रिएक्ट करेंगे तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाएंगे। लेकिन कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड फॉर्म करेंगे। तो ये जो ऑक्साइड्स हैं ये दोनों की तरह बिहेव करेंगी, ये एसिडिक ऑक्साइड्स की भी तरह बिहेव करेंगे और ये बेसिक ऑक्साइड्स की तरह बिहेव करेंगे। देन व्हाट हैपन व्हेन द मेटल्स आर बर्नड इन एयर। अब ईजिली ऑक्सीजन का जो सोर्स है वो एयर है, तो अगर हम इसमें बात करें कि एयर में अगर हम इसको बर्न करें किसी भी मेटल को, तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड।
तो इसमें अगर हम इसमें और डीप थोड़ा सा इसके इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे इसमें कि ये जो मेटल ऑक्साइड है इसमें कॉपर और ऑक्सीजन, यानी कॉपर मेटल है और ये कॉपर एक मेटल है, कॉपर और जो मेटल ऑक्सीजन है तो ये कॉपर ऑक्साइड फॉर्म करेगा। देन ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये जो है वो बेसिक ऑक्साइड है। जैसे अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है एल्यूमिनियम, तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि ये दोनों की तरह बिहेव करेगी। तो अगर इसमें बात करें कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl है, दैट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, बट सम मेटल्स ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, जैसे मैंने अभी बताया कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। तो सच मेटल्स ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसलिए उनकी ऑक्साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स AlCl3, ये भी, और एल्यूमिनियम और प्लस बेस के साथ सोडियम एल्यूमिनेट। देन उसके बाद मोस्ट मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कली, यानी ज़्यादातर मेटल ऑक्साइड जो हैं, अब ये बात आती है कि ये बेसिक नेचर की क्यों है, यानी मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। अब ये मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर का क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि जैसे सोडियम ऑक्साइड, यानी कि ये जो सोडियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन से मिलके बना हुआ है, जब भी इस मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो ये बेस के लिए बनाएगा NaOH, ऐसे पोटेशियम वाटर के साथ तो KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड बात करते हैं इसमें, तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है, क्योंकि एसिड और बेस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो H पॉजिटिव आयन से रिलीज़ करते हैं वो एसिड, जो OH नेगेटिव आयन से रिलीज़ करते हैं वो बेस। तो अगर हम NaOH को डिसोसिएट करेंगे तो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसलिए यहाँ पर मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर की हो जाती है। जस्ट लाइक दैट नॉन मेटल ऑक्साइड को जब भी हम डिजोल्व करेंगे वाटर में तो वो एसिड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस है, जैसे action of some steam on metal, most react with water produce metal oxide and hydrogen gas, metal oxide that is soluble in water dissolve in the further metal, जैसे ग्लास वुल सोल्ट वाटर। यहाँ पर हमने मेटल का सैंपल रख दिया है, तो ये जो मेटल का सैंपल रख दिया है और ये जो यहाँ से मॉइस्चर रिलीज़ होगा इसका, तो ये इसको क्या करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा। देन यहाँ से ये जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज़ होगी, जो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो मेटल का वाटर तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, मेटल ऑक्साइड वाटर तो मेटल हाइड्रोक्साइड, ये रिएक्शंस होती हैं जो शो कर रही हैं कि जो मेटल ऑक्साइड है वो क्यों बेसिक नेचर का है। नाउ सेकेंडली थिंग इज मेटल लाइक पोटेशियम सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, यानी पोटेशियम और सोडियम कोल्ड वाटर के साथ काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, एंड द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन, यानी कि इतनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि ये तुरंत हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करती है जो कि फायर कैच करती है, जैसे पोटेशियम प्लस H2O, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, और काफ़ी ट्रेमेंडस अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ऐसे पोटेशियम सोडियम को वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट एनर्जी, यानी कि ये भी हाईली एक्सोथर्मिक। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम और वाटर इज लेस वायलेंट, लेकिन कैल्शियम के साथ कराएंगे तो कम कंपेयर देन सोडियम और पोटेशियम के कम वायलेंट होगी, कम हीट एनर्जी रिलीज होगी, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस स्टार्ट करेगी, और कैल्शियम थोड़ी देर बाद वाटर में फ्लोट भी करने लग जाएगा हाइड्रोजन की बबल्स की वजह से। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर, यानी मैग्नीशियम के लिए जो वाटर चाहिए वो कोल्ड वाटर के साथ ना वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तब वहाँ पर वो अपना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करने लग जाता है हाइड्रोजन गैस की वजह से, बबल्स की वजह से। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि प्रेशराइज हीट स्टीम के साथ, तब ये मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। देन मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, इसीलिए गोल्ड को बोलते हैं कि अगर गोल्ड काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होता या बहुत स्लोली रिएक्ट करता है तो कभी बहुत ही कम चांसेस में जो गोल्ड है वो ब्लैकिश होता है। तो व्हाट हैपन व्हेंस द मेटल रिएक्ट विद एसिड्स,
तो मेटल्स जब भी एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है कि जब मेटल एक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब बात करते हैं कि अब इसकी बात है इसमें कि रिएक्टिव मेटल्स, अब इसमें हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करें तो अगर सोडियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें तो ये सबसे ऊपर रिएक्टिव एलिमेंट्स माने जाते हैं। लेकिन जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे चलते चले जाएंगे और कॉपर, जिंक, आयरन की तरफ चलते चले जाएंगे तब हम देखेंगे कि ये जो मेटल्स है काफ़ी कम रिएक्टिव है कंपेयर देन सोडियम, पोटेशियम वगैरह के। तो वो क्या करेंगे कि जो मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल होगा वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। तो इस रिएक्शन में हम यही देखेंगे कि रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड इन द सॉल्यूशन। वी हैव सीन द प्रीवियस सेक्शन द ऑल द मेटल आर नॉट इक्वली रिएक्टिव। सारे मेटल इक्वली रिएक्टिव नहीं होते। वी चेक द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, water and acid, but also metals do not react with these reagents, so we are not able to put all the metal sample we had collected in decreasing order of their reactivity। यानी कि इसमें जो सारे मेटल्स हैं वो रिएक्टिव नहीं रहते हैं और रिएक्टिव यानी कि इक्वली रिएक्टिव नहीं रहते हैं, और इक्वली रिएक्टिव ना होने की वजह से ये आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट मतलब डिस्प्लेस कर सकते हैं इस रिएक्शन को। तो इसमें हम देख सकते हैं कि मेटल ए और सॉल्ट का सॉल्यूशन बी है, लेकिन उस सॉल्ट सॉल्यूशन में जो बी सॉल्यूशन है वो कम रिएक्टिव है मेटल ए से, तो सॉल्ट ऑफ सॉल्यूशन ए बनेगा और मेटल बी को ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा इसमें से। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। तो इन दोनों सॉल्यूशंस के अंदर मैंने एक आयरन की नील डाली है और एक कॉपर की वायर है। तो अगर हम बात करें कि आयरन जो है कॉपर सल्फेट से अगर इसमें बात करें तो कॉपर जो है कम रिएक्टिव है आयरन से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। लेकिन कॉपर वायर में अगर हम जैसे आयरन नील को पुट करेंगे तो क्या होगा कि ये जो कॉपर है जो आयरन जो है कॉपर को डिस्प्लेस करके एक लेयर बना लेगा आयरन की। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि ये डिस्प्लेस कर देता है मोस्ट रिएक्टिव मेटल लीस्ट रिएक्टिव मेटल को। देन दिस इज़ द रिएक्टिविटी सीरीज़। अगर इसमें बात करें रिएक्टिविटी सीरीज़ की तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अगर हम बात करें मॉडरेट जो काफ़ी कम ना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन। और लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सब आते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है। इससे ये पोटेशियम कैन डिस्प्लेस सोडियम बट सोडियम कैन नॉट डिस्प्लेस पोटेशियम। Just like that, zinc can displace iron, but iron cannot displace zinc because the iron is least reactive compared than zinc, and aluminium can displace both zinc and iron because aluminium is more reactive compared than zinc and iron. So this is the reactivity series. Now how do metals react? तो इसमें हम बात करते हैं कैसे किस तरीके से मेटल्स रिएक्ट करते हैं। तो ऑब्वियस इसमें बात आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की, कि एक एटम कम्प्लीटली अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, दूसरा गेन करता है, तो ये वहाँ पर बॉन्ड्स एस्टेब्लिश होते हैं। इस तरीके से जब भी मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होती है तो बॉन्ड जो बनता है उसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, जिसमें दोनों चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अब इसमें हम टेबल में हम देख सकते हैं जैसे कुछ नोबल गैसेस होती हैं, ये रिएक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी जो वैलेंस शेल है वो कम्प्लीटली फुल रहता है। और मेटल्स की बात करें तो जैसे सोडियम है तो इसका आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से हम इसमें बात कर सकते हैं। तो ये क्या है, एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ वैलेंस शेल बढ़ रही है, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इनको पेयर्ड करने के लिए ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं नॉन मेटल्स के साथ और बॉन्ड्स को एस्टेब्लिश करते हैं। इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फॉर्मेशन करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स का। जैसे हम बात करते हैं NaCl, तो इसमें सोडियम जो है उसके आउटर मोस्ट में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और क्लोरीन है ये नॉन मेटल है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए चाहिए और इसको 7 चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि क्लोरीन जो है सोडियम से इलेक्ट्रॉन को ओवरटेक करेगा, देन इट एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज, और व्हेन सोडियम लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन देन एक्वायर द पॉजिटिव यानी कि
positive charge. So sodium ion act as a cation and chlorine ion act as a anion. So in this way they establish a bond between sodium and chlorine. Then after the establishment bond, then ये NaCl can attach together, यानी कि एक दूसरे के साथ में अटैच हो जाएंगे और इट फॉर्म द आयनिक बॉन्ड. इस तरीके से मेटल नॉन मेटल आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं. यानी कि मेटल्स मोस्टली मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन, यानी मेटल ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के बाद में ये अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन मेटल यानी नॉन मेटल्स को देंगे. जैसे बात करते हैं मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कन्फिगरेशन 2 है. तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा क्योंकि इसको 6 नहीं मिल पाएंगे. तो जैसे ही ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा देन इट एक्वायर Mg2 पॉजिटिव चार्ज. Mg2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेने के लिए 2 क्लोरीन आपस में इसके साथ अटैच रहेंगे तो कंपाउंड वही फार्मूला बन जाएगा MgCl2. क्योंकि एक Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और मैग्नीशियम कितने दे रहा है 2, तो दोनों Cl इसको ले सकते हैं. देन Mg2 पॉजिटिव Cl-2 यानी कि MgCl2 फॉर्मेशन हो जाएगा. देन प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड, यानी आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी है उनका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, उसको ईजिली सेपरेट नहीं कर सकते. मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, प्रॉपर ज्योमेट्री होती है. इस तरीके से यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनको ईजिली हम सेपरेट नहीं कर सकते एक बार फॉर्म होने के बाद, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई है. देन फिजिकल नेचर की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड. Ionic compounds are solid and somewhat hard because strong force of attraction. सॉलिड होते हैं और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस फॉर्म होते हैं इसके अंदर. दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल, ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड. ब्रिटल होते हैं, जैसे हमने नमक देखा होगा सॉलिड, इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी कि आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. दिस इज़ बिकॉज द कंसिडर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन. क्योंकि इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरआयनिक अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है. नाउ द सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी मतलब वह टेंडेंसी टू डिज़ोल्व इन वाटर, यानी कि वाटर में डिज़ोल्व होने की टेंडेंसी या क्षमता बोल सकते हैं इसको. तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वाटर में सॉल्युबल होने के कारण 2 हैं. क्योंकि वाटर इज़ ऑल्सो अ पोलर इन नेचर, क्योंकि वो उसमें देखें तो वाटर में H पॉजिटिव और O नेगेटिव है. इसी तरीके से सोडियम NaCl में अगर हम बात करें तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है. तो लाइक डिज़ोल्व लाइक, यानी कि पोलर जो है वो अपने आप में पोलर चीज़ों को ही डिज़ोल्व करेगा. इसीलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज कैरोसिन, पेट्रोल. ये जो नेचर है नॉन पोलर का उनमें इनसॉल्युबल रहते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस लिए करते हैं? द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल. अ सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन आयंस, यानी कि इसमें आयंस कंटेन करेंगे विच मूव टू द अपोजिट इलेक्ट्रोड व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी इज पास. यानी कि इनमें जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आयंस को कंडक्ट कराना स्टार्ट कर देंगे. बट द आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसे जो सॉल्ट है उसको उसमें करंट पास करेंगे तो करंट पास होगा, ऐसा नहीं. आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है कि आयनिक कंपाउंड्स आर पासेस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इट इज़ मोल्टन स्टेट. यानी जब तक हम नमक को सॉल्ट में, जब तक वाटर में डिज़ोल्व नहीं करेंगे तब तक जो सॉल्ट है वो आयनाइज नहीं होगा और इट कैन नॉट प्रोड्यूस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन. तो इसकी वजह से वो कंडक्शन भी नहीं होगा. तो सबसे पहले जो आयनिक कंपाउंड है उनको क्या में कन्वर्ट होना है? उनको मोल्टन स्टेट में रहना है. सो दिस इज़ पॉसिबल इन द मोल्टन स्टेट. और जब तक मोल्टन स्टेट में नहीं आएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं रहेगा. सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ बिटवीन द अपोजिट चार्ज आयन ओवरकम ड्यू टू हीट से या डिज़ोल्व होने से इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये सेपरेट होने लग जाते हैं और फिर वो आयंस मूव होने लग जाते हैं फ्रीली
और इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट करने लग जाते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द physical and chemical properties of metals and non-metal. The rest part of this video will be discussed our in next lecture. Thank you.